नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, का पहला प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पे भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे घटते क्रम में इनमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको एक बात बताना है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार प्रैक्टिस सेशन यहाँ से जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट और टोटली एनसीईआरटी लेवल के आपको यहाँ पे कंटेंट एनसीईआरटी से ही उठाए गए कंटेंट होते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो आपको हर जगह डिटेल ही बताया जाता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लगभग 10-15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन तक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देख लेंगे पूरी सीरीज। अगला ऑप्शन देखते हैं, कोयला, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और नाभिकीय। तीसरा देखते हैं, कोयला, नाभिकीय, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और चौथा देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, जल। पांचवा है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में सही उत्तर बताइए। तो उपभोग के आधार पर बताना है, घटते क्रम में। तो यहाँ पे पहले कोयला हो जाएगा, उसके बाद जल, उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और लास्ट में है नाभिकीय। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस यानी कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है। इसका सीधा सीधा राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के रूप में बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी का एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो आपको बता दें, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को। इस देश में अगर देखा जाए तो 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति जो होती है, 25% से अधिक विद्युत की आपूर्ति जो होती है वो पवन चक्की से होती है। पवन चक्की से, किससे? पवन चक्की से होती है। और अगर देखा जाए तो पवन चक्कियों का विशाल नेटवर्क द्वारा यहाँ पे विद्युत उत्पन्न की जाती है। और जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। और इसके साथ साथ डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी भी इस देश में अग्रणी है। और भारत का पवन ऊर्जा में देखा जाए तो विद्युत उत्पादन करने वाले देश में पांचवा स्थान है भारत का। पवन चक्की के माध्यम से पांचवा स्थान है, पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पादन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, सोलर सेल में क्या उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, स्टेटिन, सीरियम। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा सिलिकॉन। तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पारितंत्र शब्द का कौन सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। पहला है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, एक दूसरे से अन्योन्याक्रिय करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा गया है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। तालाब, झील, खेत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्राकृतिक पारितंत्र का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो देख सकते हैं, तालाब और झील जो हैं ये प्राकृतिक हैं। तालाब और झील, इसके साथ देख लिया जाए, तालाब, वन और झील। तालाब, वन और झील, ये जो तीनों हैं ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। जबकि अगर देखा जाए खेत, खेत देखा जाए ये कृत्रिम पारितंत्र है, कृत्रिम पारितंत्र। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा जो ऑप्शन में कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो अपघटक जीव इसमें पूछा गया है। तो विषाणु, जीवाणु, कवक। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे देखें, अगर विषाणु की, तो विषाणु की बात करें तो यह जैव अपघटक नहीं होते हैं। जबकि जीवाणु और कवक ये क्या होते हैं, जैव अपघटक होते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। स्थलीय पारितंत्र के हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है, स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो स्वपोषी होते हैं अर्थात पौधे होते हैं, वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखा जाए कथन, तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। जबकि सी कह रहा है, स्थलीय पारतंत्र के हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं
एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो यहाँ पे लिंडमैन का नियम सभी लोग जानते हैं, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ये क्वेश्चन सभी को पता है। आगे चलते हैं। ओजोन परत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ओजोन जो होता है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। तो ये बिल्कुल कथन सही है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। जी बिल्कुल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट होने लगी है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पहली बार देखा जाए तो गंगा सफाई योजना जो है, यह 1985 ईस्वी में गंगा सफाई योजना शुरू की गई थी, 1985 ईस्वी में। तो क्योंकि गंगा के जल की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत कम हो गई थी गुणवत्ता इसकी, तो कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है। कोलीफॉर्म जीवाणु का कौन सा? कोलीफॉर्म, देखेंगे कोलीफॉर्म जीवाणु, कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। मानव की आंत में पाया मानव की आंत में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? कोलीफॉर्म वर्ग का एक जीवाणु है, तो मानव की आंत में पाया जाता है। और जल में इसकी उपस्थिति जो होती है और रोग जन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाया जाता है। देखिए गंगा जो होता है हिमालय में स्थित है, अपने उद्गम गंगोत्री से निकलती है। हिमालय के अगर देखा जाए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा करती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में गंगा सफाई योजना पहली बार शुरू हुआ था। आगे देखेंगे अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार तो भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए, भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, यह वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। और यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली यानी कि खेजरी गांव में खेजरी वृक्षों खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। 363 लोगों के साथ इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। उनकी याद में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, बिल्कुल कथन सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से नहीं हुआ था, यह उत्तराखंड से हुआ था। उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड के चमोली से हुआ था इसकी शुरुआत। इसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उसका रक्षा करते थे। जो चिपको आंदोलन है यह स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम था। यह आंदोलन हिमालय की जो ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के देखा जाए रेणी नामक गाँव में रेणी नामक रेणी नामक गांव में 1970 में, कब? 1970 के प्रारंभिक दशक में यह विवाद लकड़ी के जो ठेकेदार थे एवं जो स्थानीय लोग थे उनके बीच प्रारंभ हुआ था। और अगर देखा जाए तो गांव के समीप के वृक्ष काटने के लिए जब ठेकेदार आए तो स्थानीय पुरुष वहां नहीं थे, तो बिना किसी डर के वहां की जो महिलाएं थी वो फौरन खेजड़ी वृक्ष को बचाने आ गई। रेनी गांव में वृक्षों को बचाने आ गई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ की महिलाएं पेड़ों से अपनी बाहों में चिपका करके ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोकने लगी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और सी, बी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, परपोषी बैक्टीरिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीलहरित शैवाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है? तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिपेनोसोमा, यह निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ईस्ट, ईस्ट का उपयोग ब्रेड व बियर बनाने के उत्पादन में होता है, बिल्कुल सही है। पक्सीनिया, इसके कारण गेहूं में कीट रोग होता है, तो यह भी सही है। पेनिसिलियम, इसका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है, तो यह भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा तीनों सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित पादपों में से कौन सा कीट भक्षी है?
तो देखेंगे ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, अक्सकूटा, अमरबेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पादपों में कौन सा कीटभक्षी है? इसमें कीटभक्षी पौधा पूछा है कौन सा है, तो इसमें ब्लेडर वर्ट भी है कीटभक्षी और वीनस फ्लाईट्रैप भी है, तो यह दोनों हमारे कथन सही है, जबकि अमरबेल का पौधा कीटभक्षी नहीं होता है। उपरोक्त आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे हैं, जबकि जो अमरबेल होता है वह परजीवी होता है, परजीवी का उदाहरण है, लिख लेंगे, परजीवी का उदाहरण है, उदाहरण। आगे चलते हैं। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना जो है यह नवल किशोर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? तो यह मिथिला के निवासी थे। तो देखेंगे दोस्तों बीच में थोड़ा सा स्टैटिक आ गया है बिहार स्टैटिक जी के, तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग का साइंस आ जाएगा। अब आगे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। फिर बाद में इसका जो प्रसार था, इसका प्रसार न्यूटन ने किया था। तो देखेंगे जिसकी व्याख्या जो थी, व्याख्या बाद में, खोज तो इन्होंने ही किया था रुडोल्फ हर्ट्ज ने, बाद में जो इसकी व्याख्या की थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या बाद में किया था। और आवृत्ति का अगर देखें तो यसाई मात्रक जो होता है, यसाई मात्रक इन्हीं के सम्मान में हर्ट्ज रखा गया है, हर्ट्ज इन्हीं के सम्मान में रखा गया है, रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में। और इन्होंने जेसी मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि भी किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा कौन सी है? अगर तीर धनुष जो होता है, धनुष में तीर को चढ़ाया जाता है तो उसमें थोड़ी देर के लिए उसको स्थिर रखा जाता है, उसके बाद उसमें जब एनर्जी आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा, तो उसके बाद हम वो छोड़ते हैं, तब हमारी जो तीर होती है वो दूर तक जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु ही पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो यहाँ पे देखेंगे गति के तृतीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के प्रथम नियम से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पृथ्वी पर कोई भी गिरती वस्तु है वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गति के तीसरे नियम के अनुसार देखा जाए तो वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो यह गति के द्वितीय नियम से की जा सकती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान निम्नलिखित में से कितना है? अब यह कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में अंतर होता है, इसको एक ही नहीं समझेंगे। आइए देखते हैं। तो 9.8, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 और 6 इंटू 10 टू द पावर 4, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी बोलते हैं जी को। इसका मान होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ये इसका मान होता है कैपिटल जी का, और स्मॉल जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका जो मान होता है 9.8 जो होता है स्मॉल जी का मान होता है, और इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, मीटर सेकेंड स्क्वायर में, सॉरी मीटर सेकेंड स्क्वायर में इसको लिखते हैं 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखेंगे जो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। आगे देखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यह इतना मीटर जो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर जो है यह पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? अब इसमें देखेंगे दाब का एसआई मात्रक कौन है। न्यूटन मीटर टू द पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2, किलोग्राम मीटर टू द पावर -3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दाब का एसआई मात्रक पूछा है, तो दाब का एसआई मात्रक इसमें न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दाब का एसआई मात्रक लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसी को एम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यह -2 में आ जाएगा, तो एन टू द पावर माइनस एन एम टू द पावर -2 हो जाएगा, एन एम पे -2 घात हो जाएगा।
और वैज्ञानिक ब्लैज पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल भी, इसका जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है। तो यह तीनों टाइप के आप ध्यान रखेंगे, यह दाब का एसआई मात्रक होता है। या तो न्यूटन मीटर, इस न्यूटन मीटर टू द पावर -2 करिए, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर करिए, या तो पास्कल करिए। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूटन का जो एसआई मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2, यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, अभी हमने देखा कैपिटल जी, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका मात्रक होता है, जिसका अभी हमने वैल्यू देखा 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2। आगे देखेंगे किलोग्राम मीटर टू द पावर -3, यह किसका मात्रक होता है, तो यह घनत्व का मात्रक होता है। यह देखेंगे तो यह घनत्व का मात्रक होता है, डेंसिटी का। तो यह किलोग्राम प्रति घन मीटर जो होता है, यह इसको लिख सकते हैं एक तरह से और देखेंगे, यह घनत्व का मात्रक होता है। देखेंगे यह घनत्व का मात्रक होता है, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर टू द पावर क्यू, किलोग्राम प्रति, ये प्रति है किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, ये भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, किलोग्राम अपन मीटर क्यू को ऊपर ले जाएंगे, तो यह किलोग्राम मीटर टू द पावर -3 हो जाएगा। तो यह घनत्व का मात्रक है। आगे देखेंगे रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं, एक से अधिक कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन कैलकुलस की खोज की, उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। उपयुक्त तो सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो यहाँ पे देखेंगे किसकी विशेषताएं, ये सभी कॉपरनिकस, केपलर या न्यूटन। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज ये भी न्यूटन ने किया था। उन्होंने गणित की एक शाखा कैलकुलस की भी खोज न्यूटन ने किया था। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन भी किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो यहाँ पे हमारा कथन चारों सही होगा। तो आइए देखते हैं उपर्युक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है। तो केवल दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार, केवल दो और तीन, उपरोक्त में से अधिक कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा एक, दो, तीन और चार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा, तो 1/6वां भाग, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कागज की एक शीट तथा एक पत्थर का को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कागज पर जो लगने वाला घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कागज पर जो लगने वाला घर्षण होगा वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 में वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में कार्य सिद्धांत को दिया गया है। तो आइए देखते हैं वुल्फगांग डोबेराइनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रेड्स थ्योरी। जॉन न्यूलैंड्स इन्होंने कौन सा? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, लॉ ऑफ एक्टिव्स। दमित्री इवानोविच मेंडलीव इन्होंने तत्वों के की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास इन्होंने दिया था। और हेनरी मोजले ने इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो इस प्रकार हमारा जो कूट बनेगा, कूट क्या बनेगा? दो, ए का जो बनेगा 2 बनेगा, बी का 1 और सी का चला जाएगा 4 पे और हेनरी मोजले 3, तो 2 1 4 3 यह हमारा कूट बनेगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे 4 नहीं बनेगा, ये पहला गलत, 2 1 4 3 यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों एक बात बता दें आप सभी को कि ये टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 से यह क्वेश्चन उठाए गए हैं साइंस के। तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों इसमें मिक्स हैं। तो आप सभी के लिए उम्मीद करते हैं बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। पहला इसमें देखते हैं, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। दूसरा देखते हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। तीसरा देखते हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। आगे देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो उपयुक्त कथनों में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, सत्य पूछा गया है। तो पहला देखेंगे, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम
तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो पहला करेक्ट आंसर है। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े, तो यह भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कथन जो रहेगा वो कहीं तक हमारा सही नहीं है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए? मेंडेलीफ नहीं दे पाए। तत्वों को समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा है, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो इसमें ऑप्शन अगर देखें, और सॉरी कथन, तो 1 2 3, इसमें तीनों कथन सही हैं। कथन तीनों है 1 2 3, वो सभी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कथन दूसरा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो ये हमारा उल्टा लिखा हुआ है इसमें, तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें 18 समूह जिन्हें ऊर्ध्व स्तंभ कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज स्तंभ आवर्त होते हैं। तो इस प्रकार से कथन नंबर 1 सिर्फ सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? यहाँ पे देखेंगे धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, आयोडीन। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इसमें चूज करना है, कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें देखेंगे बोरान, सिलिकॉन, कार्बन इसमें, और जर्मेनियम, आयोडीन। तो कार्बन और आयोडीन यहाँ पे देखा जाए तो यह धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन कौन? कार्बन और आयोडीन। तो इस प्रकार से हमारा 3 और 5 कथन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे तो कार्बन और आयोडीन पिछले का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है। पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। इसमें हमारा देखेंगे क्या सही होगा, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो उपयुक्त कथनों में देखेंगे जो अदृश्य आणविक गति होती है, अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर है। विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है, ये हमारा सही नहीं होगा। पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करती है, तो यह भी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बृहदांत्र, आमाशय, क्षुद्रांत, ग्रसिका। तो क्षुद्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आइए यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। तो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी क्षुद्रांत कैसी होती है? उनकी क्षुद्रांत बड़ी होती है, और मांस खाने वालों की क्षुद्रांत कैसी होती है? छोटी होती है। आगे देखेंगे, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती हैं। पचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं, पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। और डी ऑप्शन देखते हैं, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा, सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती है। ये हमारा कथन क्या होगा? गलत होगा। बाकी तीनों कथन जो है हमारे वो सही हैं। आगे देखते हैं, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। तो ये हमारा कथन पहला नंबर सही है। इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती। तो यहाँ पे देखेंगे, दो दिन में कोई CO2 नहीं निकलती, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रात में CO2 निकलती है। तो आप इसमें देखेंगे जो कथन हमारा 1 और 2 दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों की प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? अब इसमें देखते हैं कौन सी प्रक्रिया समान है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन,
ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन। सी देखते हैं पाइरूवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। और डी देखते हैं पाइरूवेट का एथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया समान है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन, ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष में एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एटीपी, जल। करेक्ट आंसर होगा एटीपी, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं कोशिकीय शोषण से मुक्त हुए ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। मनुष्य में एक सामान्य प्रकुंचन दाब 120 एमएम पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 एमएम पारा होता है। तो यह बीपी का जो मापक होता है 120/80, यह बीपी का मापक होता है। इससे बीपी जब 120/80 होता है तो इससे बीपी क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसको देखेंगे, इसको मापने के लिए स्फिग्मोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है 120 और अनुशीतलन दाब 80 एमएम होता है। दूसरा कथन हमारा सही है। इसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, यह भी हमारा सही है। जबकि हमारा कथन एक जो होगा वो रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, यह कथन गलत लिखा गया है, बल्कि यह उल्टा होता है। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा 2 और 3 बस सही होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे देखेंगे, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। वही चीज वहां पे उल्टा, इसको यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पे, तो ये हमारा वहां पे कथन नंबर 1 गलत हो गया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। बी ऑप्शन है लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। सी है पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव, रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। तो ये फिर हमारा यहाँ पे शिराएं और रुधिर में उलट फेर कर दिया। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। तो यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जल से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। तो ऑप्शन हमारा बी भी करेक्ट आंसर है कथन। आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है। तो तीसरा भी करेक्ट आंसर। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सही, 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखेंगे फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। आगे देखते हैं फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो यहाँ पे हमारा कथन जो 1 और 2 है ये दोनों सही कथन दिया गया है। जो फ्लोएम होता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो दोनों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग करने का काम करती है। वृक्क के अंदर नेफ्रोम नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है, जिसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं पुनर्वशोषण को। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। केवल 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2। तो यहाँ पे हमने देखा जो वृक्क होता है
वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। तो तीसरा भी हमारा कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन इसमें सही होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं? अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना, गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इसमें उत्सर्जन के उदाहरण है। तो गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे चारों यहाँ पे सही आंसर होने चाहिए। 1 2 3 4, केवल 2 3 4, और केवल 1 2 3, और केवल 2 और 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जो पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तियों में संचित करना, ये भी है, गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उपर्युक्त हार्मोनों में से कौन से जंतु में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है या करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 2, 1 2 और 3। तो यहाँ पे केवल सिर्फ एक आंसर सही होगा, एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन, केवल एक, एड्रेनलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे अवटु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन, और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से इंसुलिन स्रावित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित इसमें सभी हैं। तो 1 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण जो होता है वो अवटिक ग्रंथि द्वारा होता है, जिसे थायराइड ग्लैंड से बोला जाता है, जिसके लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। अगला देखते हैं, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल में इसकी कमी बौनेपन का कारण बनती है। आगे देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में देखते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्जिलिक एसिड। इसमें ऑक्सिन क्या काम करता है, इसमें देखेंगे पादप हार्मोन दिया गया है, इधर उसका प्रभाव दिया गया है। तो ऑक्सिन का प्रभाव क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, वृद्धि का संदमन करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि सहायक है, तने की वृद्धि में सहायक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑक्सिन होता है वह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो ऑक्सिन होता है वह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, और जिबरेलिन जो होता है वह तने की वृद्धि में सहायता करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और एसिलिक एसिड जो होता है वो वृद्धि का संदमन करता है। तो इस प्रकार हमारा 3 4 1 2 बनेगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3 1 4 2, सॉरी 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है? विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे जीवाणु के द्वारा भी विखंडन द्वारा जनन होता है, प्रोटोजोआ में भी विखंडन द्वारा, और अमीबा में भी। तो इस प्रकार 1 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है 1 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो हमारा कथन 1 और 2 है दोनों करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही आंसर होंगे। आगे देखते हैं, नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें हमारा केवल 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV
उपयुक्त में से कौन से रोग वायरस जनित हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो गोनेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, एचआईवी। तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर, तो केवल 3 और 4 जो मस्सा और एचआईवी है, यही रोग वायरस जनित हैं। तो मस्सा यानी कि वर्ड्स और एचआईवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 3 और 4। आगे चलते हैं। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि कोई प्रकाश है, प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, तो प्रकाश सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, सरल रेखा में चलने की बजाय प्रकाश क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ऐसे प्रकाश मुड़ जाएगा क्योंकि वह उसको भेद नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपारदर्शी है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। तो यह प्रकाश का विवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तरंग के समान, कण के समान, ना तो तरंग के समान ना ही कण के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की प्रवृत्ति होती है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, वह ना तो कण के समान होती है और ना ही तरंग के समान होती है। अगला देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आगे देखते हैं, उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से। तो करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा असत्य है, यह कथन पूछा गया है। असत्य कथन गोलीय दर्पण के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा नहीं बनता है, इसमें इसमें आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसा बनता है उत्तल दर्पण में, आभासी जो प्रतिबिंब होता है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो यह इस तरह से हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है तथा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर या उससे छोटा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टार्च में, वाहनों के अग्रदीपों में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में, शेविंग दर्पण में। तो इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल और समतल दर्पण। तो किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? जो हो जाएगा वो होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तल दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर, पुतली पर, कॉर्निया पर या परितारिका जिसे आइरिस बोला जाता है। तो जो मानव नेत्र का भाग होता है, किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए आइज है, तो ये जो रेटिना होती है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, जिसके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। आगे देखते हैं, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करती है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों कथन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कार्निया के माध्यम से होकर प्रवेश करता है और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और तीसरा देखते हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये बिल्कुल करेक्ट कथन है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2 और 3।
आगे देखते हैं, कभी-कभी अधिक वायु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तो अब देखेंगे, यह व्यक्ति जब उसकी जो नजरिया मतलब व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है, वह दुधिया या धुंधला हो जाता है, तो किसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, तो यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष से, मोतियाबिंद से या जरा दृष्टि दोष से। तो यह व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित होता है। लेंस जो होता है इसमें दुधिया और धुंधला हो जाता है, जिससे जो नेत्र दृष्टि होती है उसमें कमी आ जाती है। तो आगे देखेंगे, निकट दृष्टि दोष के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो यह कथन हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा कथन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के पीछे बनता है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। जिसमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है, तो अवतल लेंस इसको उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर दृष्टि दोष की बात हो रही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसमें पूछा कौन सा कथन है सत्य है, तो इसमें देखेंगे, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर दृष्टि दोष में ये सही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी करेक्ट है। और तीसरा भी इसमें करेक्ट है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पक्षमाभी पेशियां सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, इनके धीरे धीरे दुर्बल होने पर, पतले इनके धीरे धीरे कमजोर होने पर क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। तो नेत्रदान जब भी हम करते हैं या कोई भी नेत्रदान करता है, तो उसका जो प्रत्यारोपण यानी कि दान देने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, तो कार्निया होता है। ऑप्शन नंबर सी, जब भी नेत्रदान होता है तो उसमें से कार्निया को निकाला जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश यदि प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है यानी कि मुड़ता है। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक जो विक्षेपित होता है बैगनी रंग, और सबसे कम जो विक्षेपित होता है लाल रंग। ये सबसे कम विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है यानी कि मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच, तो इसमें देखेंगे कितने समय का अंतर होता है। तो ऑप्शन है 15 मिनट, 60 मिनट, 2 मिनट या 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समस्त समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता भी नहीं होगा इसमें। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये करेक्ट होगा, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना ये भी सही होगा। लेकिन जो तारों का टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो इस प्रकार हमारा 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो देखेंगे क्यों काला दिखाई देता है, कि जब पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ही प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता है, और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। आगे देखते हैं, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसी इसमें देखेंगे कारण भी सही है और उसका कथन भी सही है, और कथन का व्याख्या करता है कारण। तो देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो नीचे दिया गया है कारण वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप,
परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब यहाँ पे देखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। जबकि विद्युत धारा मापने की जो यंत्र होती है वो एमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर के सिर्फ तीसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमारा जो सही अब देखेंगे हम एमीटर क्या होता है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर अगर देखेंगे तो परिपथों की जो विद्युत मापने के लिए जो विद्युत परिपथ होते हैं, परिपथ की विद्युत परिपथों की विद्युत मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 3 डी। केवल 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बैटरी अथवा सेल बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पे पूछा बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बैटरी अथवा सेल से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं। समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। उपरोक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है? तो यह हम देखेंगे जो समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विभवांतर होता है, पहले देखेंगे 1827 में 1800 1827 में देखेंगे जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम था साइमन ओम। साइमन ओम, जिसे ओम का नियम दिया गया है। साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा यानी कि आई जिसे बोलते हैं, तथा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है यानी कि वी, विभवांतर वी विद्युत धारा आई, इसमें इन्होंने परस्पर संबंध का पता लगाया था। और एक विद्युत परिपथ में अगर देखा जाए तो धातु के जो तार के दो सिरों, धातु के तार के, ये मान लीजिए धातु का तार है, इसके दो सिरों के बीच विभवांतर जो होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो सीधा सीधा इसका बोल सकते हैं कि जो वी होता है विभवांतर प्रोपोर्शनल टू आई होता है। वी प्रोपोर्शनल टू आई, या इसे हम लिख सकते हैं वी अपान आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि नियतांक। कॉन्स्टेंट, वी अपान आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक भी बोलते हैं हिंदी में, नियतांक। अब इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे देखेंगे जो r होता है, r एक नियतांक होता है। r क्या है? r कांस्टेंट होता है। तो ओम का जो फार्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू आई आर बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो r दिया गया है नियतांक है जिसे तार का रजिस्टेंस बोला जाता है। r क्या है? r को रजिस्टेंस बोला जाता है, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा, और ओम को इस तरह से, यहाँ पे देखेंगे ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यह जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ओम के नियम को परिभाषित करता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, किसको? प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो आधी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, आठ गुनी हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। तो प्रतिरोध को दोगुना करने पर विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे आधी हो जाती है। तो किसी भी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि ये यहाँ से समझ सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपान आर। तो यहाँ पे देखेंगे ये विद्युत धारा हो गई, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है का। और उसके बाद देखेंगे यदि प्रतिरोध अगर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे v इज इक्वल टू आई आर हमारा होता है ओम का नियम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे आई इज इक्वल टू वी अपान आर। आर नीचे आ जाएगा v के, तो आई इज इक्वल टू वी अपान आर हमारा हो जाएगा। जहाँ पे आई क्या है? आई विद्युत धारा है, वी क्या है? विभवांतर है, और आर क्या है? रजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? यह आधा हो जाता है वी अपन आर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो यहाँ पे हमारा तीनों आंसर करेक्ट होगा, तीनों कथन। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक, दो और तीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में? पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो घरों में विद्युत परिपथ होता है वह पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में, पैरेलल श्रेणी में लगाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं? तो नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भरी जाती हैं। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 हमारा सही होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, केवल 1 और 4 नहीं, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, प्रभावित नहीं होगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 4 गुनी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी आइए देखते हैं। तो विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू होता है, विद्युत शक्ति का फार्मूला देखेंगे तो विभवांतर यानी कि V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। तो यानी कि लिख सकते हैं हम इसको विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू वी आई। विद्युत शक्ति को पावर यहाँ पे लिख सकते हैं, P से डिनोट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। V क्या है? V विभवांतर है और I क्या है? विद्युत धारा है। यदि विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए 2V कर दिया जाए और यहाँ पे 2I कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो P इज इक्वल टू आएगा हमारा, ये 4VI निकल के आएगा, 4VI। अर्थात यहाँ पे जो विद्युत शक्ति होगी वह 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ये 4 गुनी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हेनरी ऑस्टेड, फैराडे, वोल्टा। करेक्ट आंसर होगा ऑस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? किन अंगों के द्वारा? मस्तिष्क, वृक्क, हृदय, यकृत। तो करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क और हृदय के द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी है? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है किसके प्रति? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। आगे देखते हैं, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे दृष्ट धारा यानी कि जो डीसी होता है, देखेंगे डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी कि अल्टरनेट करंट एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त इसमें सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सभी अम्लों में उपस्थित होने वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, हाइड्रोजन। अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे अम्ल और क्षारक के जो है उनके कथनों पर विचार करने हैं। तो पहले देखते हैं, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। क्या ये सही है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है न कि कड़वा होता है, और जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है न कि खट्टा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जी बिल्कुल सही है, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये दोनों उल्टा हो जाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल और क्षारक दोनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर सिर्फ दो सही होगा। अम्ल और क्षारक विद्युत के सुचालक नहीं होते, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? अगर लिटमस विलयन जो होता है ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तब वह किस रंग का होता है? बैंगनी, पीला, लाल, नीला।
करेक्ट आंसर होगा बैंगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलयन जो होता है अम्लीय और क्षारीय न होने पर वह बैंगनी कलर का होता है। कपड़ों पर, यहाँ पे देखेंगे, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन होता है हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी की प्रकृति क्षारकीय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हल्दी है एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा देखेंगे, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा गया है। तो मानव उदर से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है बल्कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो यहाँ से हमारा कथन जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे एसिडिटी उत्पन्न होती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एसिडिटी बोलते हैं। उदर में जलन का अनुभव करता है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो कथन यहाँ पे देखेंगे, एक दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, तो केवल दो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कथन नंबर दो यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल के संदर्भ में इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपर्युक्त कथनों में से सही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर 7 से देखेंगे 7.0 से 7.8 पीएच पीएच परास के बीच कार्य करता है। इतने के बीच मानव शरीर का जो परास होता है इतने परास के बीच कार्य करता है और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह पाते हैं। और अगर देखा जाए तो वर्षा जल का जो पीएच होता है, वर्षा जल का पीएच अगर देखा जाए तो वो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। और बात की जाए तो जो जो 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा में बदल जाता है। जब 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाता है। और मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से घट जाने पर 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कौन सा कथन वो सही होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो करेक्ट आंसर होगा केवल एक और तीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पीछे हमने बात बताया वही हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अभी हमने बताया आपको। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। ये भी करेक्ट आंसर होगा, ये भी करेक्ट आंसर। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाने पर 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बाकी हमारा कथन एक और कथन दो दोनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे केवल एक और दो, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है पीएच मान मानव रक्त का। और बात करते हैं दूध का, तो दूध का होता है 6.4, यानी कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन। तो ए का हम देखेंगे 2, बी का देखेंगे 3 और मानव लार का जो होता है पीएच मान 5.5 से 7.5। तो यहाँ पे हमारा सी का ऑप्शन नंबर 1 पे आएगा और बाकी बचा 4। तो 2314 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं 2314, 2314 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार देख लेते हैं कल थोड़ा सा इसके अलावा भी। तो ठीक से देख लेते हैं मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का 7.3 से 7.5। आगे देखते हैं दूध का, दूध का हमने अभी देखा कितना होता है 6.4। फिर मानव लार का देखते हैं, मानव लार, मानव लार का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5।
7.5। फिर आगे देखेंगे नींबू का रस, सॉरी मानव मूत्र का पहले देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। आगे देखेंगे नींबू का रस, तो नींबू का रस जो होता है इसका पीएच मान 2.2 के आसपास होता है, 2.2 लगभग में। जठर रस की बात करेंगे, जठर रस, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। फिर बात करेंगे रक्त का पीएच मान, तो रक्त के पीएच मान देखेंगे तो इसका होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है, यह क्षारीय होता है, तो 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में प्राकृतिक स्रोत हैं, सूची 2 में अम्ल हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है मेथेनोइक एसिड, जिसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे हमारा ए का जो करेक्ट आंसर होगा, ए का हो जाएगा 2। इमली में, इमली में सभी को पता है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड, बी का ऑप्शन नंबर ए। टमाटर में क्या पाया जाता है, ये तो सभी को पता है, ऑक्जेलिक एसिड जो पथरी का कारण होता है, सी का हो जाएगा 3, सी का 4। और डी बचा हमारा, डी का सिरका में, तो यहाँ पे 2143 कूट बनेगा। आइए देखते हैं। और इसके अलावा संतरा और नींबू की बात करें तो संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा देख लेंगे संतरा नींबू, संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड। और चींटी के डंक में, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो इसमें भी मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो कूट सही होगा, हमने कौन सा कूट बताया आपको, तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार। तो मधुमक्खी का डंक यहाँ पे मेथनोइक एसिड 2 बना था, इमली का टार्टेरिक एसिड 1, टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड 4 और 3। तो 2143 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो निटल के पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, तो डंक ये मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। तो मेथनोइक अम्ल किसके कारण, अभी हमने देखा जो मेथनोइक एसिड होता है इसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मिक एसिड। तो यह चींटी के डंक में भी, और चींटी के डंक में भी और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है। और नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर जो डंक लगता है उसमें भी मेथनोइक अम्ल के कारण दर्द होता है। तो नेटल एक देखेंगे यहाँ पे साकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनके छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? अगर मधुमक्खी डंक मार देती है तो कौन सा पदार्थ यूज करेंगे जिससे आराम मिलेगा? सिरका, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, फार्मिक एसिड। तो बेकिंग सोडा का यूज करने पर मधुमक्खी के डंक से आराम मिलता है। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण, क्लोरीन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो पावरोटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि CO2 के कारण, CO2 के कारण। आगे चलेंगे। धावन सोडा के संदर्भ में, धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे देखेंगे इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो कथन होगा 1, 2 और 3, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। आगे देखेंगे जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 80.73 के कैलोरी,
212 कैलोरी, 373 कैलोरी, 273 कैलोरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 373 कैलोरी। जिप्सम को 373 कैलोरी तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आघातवर्धता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण होता है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तन्यता क्या होती है? डक्टिलिटी, धातुओं के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, तो ये भी करेक्ट है। तन्यता जिसको खींच करके खूब पतला करके भी ताना जा सकता है। आगे देखेंगे ध्वनिक, सोनोरस, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तीनों सही है। तो आइए देखते हैं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करिए। तो एक, दो और तीन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन है जो अधातु है, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखेंगे, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए कथन देखते हैं। एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यह बिल्कुल कथन करेक्ट आंसर है ये। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो कथन दो भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में जो सही आंसर होगा, एक और दो दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। आगे चलेंगे, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। आगे देखेंगे, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत के कुचालक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया गया है। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन, और चौथा है केवल दो। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, ये तो सही है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत के कुचालक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत के कुचालक है, यह हमारा गलत कथन है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, तो केवल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीन। आगे देखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत के सुचालक होती है, यह भी कार्बन का एक अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो खुले वातावरण में रखने पर कौन सी धातुएं जलने लगती हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। आइए कथन देखते हैं। तो केवल दो और तीन, केवल केवल तीन, एक, दो और तीन, केवल एक और दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल या CnO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्वारेजिया जो होता है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 का ताजा अनुपात का मिश्रण, बल्कि यहाँ पे ये गलत है।
3:1 में मिश्रण में ज़रूर होता है, लेकिन वो नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? गलत होगा। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, यह भी करेक्ट है। और यह प्रबल संचारक है, तो यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो केवल एक हमारा यहाँ पे कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म सोडियम और आयरन, पोटेशियम और गोल्ड, पोटेशियम और हाइड्रोजन, गोल्ड और मरकरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। तो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला पूछा है, तो सर्वाधिक पोटेशियम एवं इस्पात लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये सब बहुत सभी लोग जानते हैं, तो ये जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए। लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने को कठोर कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि 22 भाग जो होते हैं, 24 भाग में से 22 भाग सोने का होता है, शुद्ध सोना, और 2 भाग जो होता है 2 कैरेट, इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। इस प्रकार से 24 कैरेट का गोल्ड होता है। 22 भाग जो होते हैं 24 कैरेट में 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और 2 कैरेट जो होता है उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं के विपरीत ये न तो आघातवर्ध हैं और न ही तन्य हैं। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो धातुओं के विपरीत ये न तो आघातवर्ध है और न ही तन्य है, करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल सही है। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कार्बन का अपर रूप पूछा है, तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फुलरिन भी है। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर जो होगा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सही होगा। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पे सही नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह बल्कि सही नहीं है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको देख लिया था। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है। बाकी सभी कथन, जो पहला कथन है हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है, ये भी सही है। तीसरा है शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उच्चारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन नंबर 2 गलत है। तो आइए देखते हैं, केवल 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूछा है सही उत्तर चुनिए, तो इसमें नहीं पूछा है, तो केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो केवल 2 हमारा सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का कोई सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।